हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज पेपर 1 की, और आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का पूरा रिवीजन। क्या सर सारा चीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया, स्क्वायर अपोजिशन हो गया, फॉर्मल फैलेसी इनफॉर्मल फैलेसी हो गया, ये मूड एंड फिगर्स हो गया, ऐसे बहुत जो भी चीजें आपके सिलेबस में, वो सारा का सारा हम एक वीडियो में रिवाइज करेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि अगर आपको चाहिए कि भाई थोड़ा सा स्लो चले, तो आप ऑलरेडी मेरा लॉजिकल रीजनिंग का सेशन है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां बहुत स्लो स्लो बताया। आज मैं थोड़ा सा अपने लेवल के हिसाब से चलूंगा, रिवीजन है ना, तो और मुझे 1 घंटे में खत्म कर देना है। तो आप समझिए कि वो लेवल को मेंटेन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलिए फटाफट चलते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए आज के सेशन की ओर, है ना। चले, आइए सर चलते, चलिए चलते हैं जी। ये देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग का, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तार्किक विचार। क्या कहते हैं? तर्क के आधार पर अपना विचार देना, है ना। उसको क्या बोलेंगे सर? तार्किक विचार। तर्क के आधार पर विचार देना मतलब कंक्लूजन निकालना। ठीक है, या तो हम विचार देते हैं या हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भैया कोई चीज हुआ तो उस बेस पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है बेसिकली। नहीं तो देखिए, अगर हम बात करें तो दो तरीके की रीजनिंग होती है हमारे किसमें, आपके लॉजिकल रीजनिंग में। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, और एक को बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव और इंडक्टिव। जब हम बात डिडक्टिव की करते हैं, जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं? किसी भी थ्योरी को टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम किसी भी थ्योरी को क्या करते हैं सर? यहाँ पे बनाते हैं, थ्योरी मेक करते हैं या फिर थ्योरी इनोवेट करते हैं। चलिए, अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, तो डिडक्टिव रीजनिंग में थ्योरी को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच को अपनाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच भी इसी को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच भी इसको बोल सकते हैं। 100% वैलिड एंड ट्रू कंक्लूजन वाला अप्रोच भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड होता है ये नेचर में। कंक्लूजन टू प्रोमाइसिस की बात करता है ये, और एनालिसिस टू सिंथेसिस की बात करता है। अब आइए चलते हैं कहां? होल टू पार्ट्स की बात करता है। देखिए, कोई एक फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूला को अलग अलग लोगों ने क्या किया? अलग अलग हिसाब से टेस्ट करना शुरू किया और वेरीफाई किया। तो क्या बोल रहा है? शुरू कोई थ्योरी से होती है और हम उसको टेस्ट या वेरीफाई करते हैं। तो कोई थ्योरी अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और उस थ्योरी को जब हम क्या करते हैं? टेस्ट या वेरीफाई करते हैं। तो हमने कहा कि डिडक्टिव रीजनिंग वाली बात हो गई। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, ये बात तो बिल्कुल सही है, एकदम चरम सत्य भाई, किसी को तुम खराब कह नहीं सकते। तो ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, तो उस अगर सारी गर्ल्स गॉर्जियस है, तो हम ये भी कह सकते हैं सीता भी गॉर्जियस है, गीता भी गॉर्जियस है, मोहनीता भी गॉर्जियस है, मंजुलिका भी गॉर्जियस है, सब गॉर्जियस है ना। तो ये किस बेस पर कहा? क्योंकि एक थ्योरी कही गई थी ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, इसके बेस पर। तो इसीलिए इसको कहा क्या गया सर? इसको कहा गया डिडक्टिव रीजनिंग। अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें, तो यहां कह रहा है कि यहां हम थ्योरी बनाते हैं, यहां इनोवेट करते हैं थ्योरी, है ना। तो यहां हम जस्ट अपोजिट उसके जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल पे जाते हैं। बॉटम अप्रोच को कहा गया सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव अप्रोच कहा गया प्रोबेबिलिटी। यहां देखो, वहां पे 100% सर्टेनिटी थी, यहां पे क्या है? यहां प्रोबेबिलिटी है, यहां चांसेस है कि हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम चांसेस है कि भाई प्रूफ हो सकता है या फिर सही हो भी सकता है या गलत। क्योंकि जब हम कोई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल खाना ही अगर हम बनाते हैं, तो भैया जब बन जाए तब ना पता चलेगा कि भैया वो टेस्टी बना या बिना टेस्टी है। चांसेस तो टेस्टी बनाने का भी है, लेकिन बिना टेस्टी भी बन सकता हो सकता है जल जाए, थोड़ा नमक कम हो जाए, कुछ और भी हो जाए। तो ये वाला चीज इसमें भी है कि जब हम कोई थ्योरी को बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारा कंक्लूजन निकाला मे और मे नॉट बी ट्रू हो सकता है, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का बात करता है, अनस्ट्रक्चर्ड है, प्रीमाइसिस टू कंक्लूजन है, एग्जांपल टू रूल है, सिंथेसिस टू एनालिसिस और पार्ट्स टू होल। देखो यहाँ पे पार्ट पार्ट को लेकर हम क्या करते हैं? थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या बोला? यहाँ स्टेटमेंट नोट है, जिससे हम थ्योरी बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट होते हैं जिससे हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक लड़की को देखा सीता, बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने दूसरी को देखा गीता, ब्यूटीफुल थी। तीसरा देखा बबीता, वो भी ब्यूटीफुल थी। तो मैंने इन कुछ चीजों के बेस पर क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि भैया ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, है ना। तो ये क्या सही है? क्या 3, 4, 5, 10, 20, 50 लड़कियों को देख के बोला जा सकता है कि सारी लड़कियां ब्यूटीफुल है? यहाँ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ पे मत जाना है ना, लाइक तुरंत दिल पे मत लेना। मैं यहाँ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ।
तो सीता ब्यूटीफुल है, गीता ब्यूटीफुल है, बबीता भी ब्यूटीफुल है, सब ब्यूटीफुल है। और 3-4 लोग को मैंने देख के क्या बोल दिया, सारी लड़कियां खूबसूरत होती है ना। मंजुलिका को मैंने नहीं देखा था, ठीक है, मंजुलिका को देखता तो शायद ये बात ना बोल पाता, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। अब इसी बेस पर अगर हम बात करें तो आती है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है भाई साहब, इसको बोलते हैं बहस। क्या बोलते हैं, बहस। आर्ग्यूमेंट भी होता है ना कि हम बिना फालतू में क्या करते हैं, बहस करते रहते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का भी कोई बेस होना चाहिए ना। मतलब आर्ग्यूमेंट्स अगर हम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो भैया उसका कोई बेस, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखे होगे कोर्ट, तो कोर्ट में भी लोग क्या कहते हैं, कोर्ट में कहता है भाई कोई इलॉजिकल बात नहीं करो, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो वो दिखाओ और उसको हम सबूत के तौर पर मान लेंगे। बात तो ये होती है जी सर, यही बात होती है। तो अगर ऐसा बात है तो क्या कह रहा है, इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग में भी आर्गुमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में सर, एक तो प्रीमाइसेस, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, तीनों एक ही चीज है। प्रीमाइसेस बोल लो, स्टेटमेंट बोल लो, प्रोपोजिशन बोल लो इसको, और दूसरा उस बेस पर कंक्लूजन जो बनता है, या फिर कंक्लूजन के बेस पर प्रीमाइसेस, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बोलते हैं। ये 2 तरीके की चीजें जो है आर्गुमेंट में करी जाती है। हमने कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ऑल मैन आर स्मार्ट, मैंने सारे आदमी को क्या बोल दिया, स्मार्ट बोल दिया। अब सारे आदमी में ए भी आदमी है वो भी स्मार्ट है, बी भी आदमी वो भी स्मार्ट है, सी भी आदमी सभी स्मार्ट हो गए। तो ये मैंने क्या किया, कंक्लूजन के बेस पर हम स्टेटमेंट बना दिए। लेकिन अगर हम बात कहें, हमने कहा कि राधा इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल एंड गीता इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन पे गया। तो ये दोनों बातें जो है वो आर्गुमेंट की बात है। क्या है, आर्गुमेंट के पार्ट्स। चलिए, कह रहा है यहां हम स्टेटमेंट के बेस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, या कंक्लूजन के बेस पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यही बात मैंने बोला। जैसे देखो, ऑल मैन आर स्मार्ट, ए स्मार्ट तो बी भी स्मार्ट, और अगर बी स्मार्ट है और ए स्मार्ट है तो ऑल मैन आर स्मार्ट। ये दोनों का दोनों क्या है सर, दोनों का दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करता है जी, बिल्कुल। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि आर्गुमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक को बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट और एक को बोलते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। अगर हम डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करें तो वहां 100% क्या होता है, ट्रू और वैलिड कंक्लूजन्स होते हैं। मतलब अगर बात करें तो 100% श्योरिटी होती है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो वो वहां क्या होता है सर, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है वहां पे, पॉसिबिलिटी होती है कि भैया इतना चांस है कि ये चीज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ए इज ब्यूटीफुल, बी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो भैया मैंने 3 को देखकर ये बातें कह दी ना, तो ये तो क्या गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 ही को देखा अभी और मंजुलिका को नहीं देखा मैंने। तो हो सकता है मंजुलिका को देखने के बाद मेरा ये ख्याल बदल जाए, है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बात ध्यान समझिएगा, डिडक्टिव जो होता है ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। अगर हम वैलिड की बात करें तो वैलिड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर के बेस पर होना। क्या होना, स्ट्रक्चर के बेस पर होना। जैसे पी और सी, पर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। 2 वैलिड प्रीमाइसेस और उसका कंक्लूजन जो है वो उसके बेस पर होना चाहिए। अगर इनवैलिड की बात करें तो वैलिड प्रीमाइसेस के साथ कंक्लूजन नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, स्ट्रक्चर में भी नहीं होगा। अब अगर हम साउंड और अनसाउंड की बात करें तो देखिए, वैलिड में साउंड और अनसाउंड दोनों होता है। अगर वैलिड है, वैलिड होने का मतलब स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ वो रियल लाइफ से भी आपका रिलेट करता है, यानी कि सच्चाई को दर्शाता है, तो उसको हम कहते हैं कि डिडक्टिव वैलिड साउंड है, डिडक्टिव वैलिड साउंड है ना। लेकिन अगर अनसाउंड की बात करें तो वो रियल लाइफ से रिलेट नहीं करता है, और अगर इनवैलिड है तो वो अनसाउंड होगा ही, ये तो डेफिनेट है। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टिव की बात करते हैं, यहां स्ट्रॉन्ग और वीक को लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जब चांसेस होता है कि 90% या उससे ज्यादा, एक एवरेज, मतलब मान के चलो कि आप 75% बोल सकते हो, 80 बोल सकते हो, मतलब मैक्सिमम चांसेस क्या हो रहा है कि आपने जो बात थ्योरी बनाने की कोशिश की वो सही हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। और उसी तरह से जब आपका आर्गुमेंट इतना वीक होता है, मतलब एकदम निम्न स्तर का, 25-30% भी सही नहीं होने के लायक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक आर्गुमेंट। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि जो 2 लोग ना अमेरिका से आए और उसकी एक्सेंट जो बहुत अच्छी थी, उसकी एक्सेंट बहुत अच्छी थी, इसलिए अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं सारे के एक्सेंट अच्छी थी। एक बात बताओ, सिर्फ 2 लोगों के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों को जज कर ले रहे हैं, तो ये क्या सही है, नहीं सर, इसको बोलते हैं वीक आर्गुमेंट, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, ये बात बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात करें
तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ जो डिडक्टिव का था ना, हाँ ये देखो, एक मिनट, एक नहीं वो इंडक्टिव का था, एक मिनट रुक जाओ। स्ट्रॉन्ग और हाँ ये देखो, देखो अभी मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड, अब इसको समझो, ध्यान से समझो, पहले ये क्या होता है उसके बाद में बताता हूं। देखो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या हुआ, मान लो हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, पिछले साल भर से एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई गेंद फुटबॉल को हम मारते हैं ना, और उसी समय क्या होता है, मेरा बॉल डायरेक्टली जाके शीशा तोड़ देता है। क्या होता है, शीशा तोड़ देता है। मैंने एक ऑब्जर्वेशन क्या किया कि मैं जब भी बॉल मारता हूं फुटबॉल में तो वो जाके शीशा तोड़ देता है। ठीक है, तो मैंने ये क्या मान लिया कि मेरा ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैंने ये मान लिया कि मुझे बॉल नहीं मारना है, अगर मैं बॉल मारूंगा तो शीशा टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इंडक्टिव, कि भैया मैं ऑब्जर्वेशन के बेस पर बोल रहा हूं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे, अभी ये जो चीज है इसको और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कह रहा लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें एक फॉर्म स्ट्रक्चर कहा जाता है जिससे दो प्रोपोजिशन और एक कंक्लूजन बनता है। ये तो बात मैंने बताया कि दो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन बनता है। जहां भी आपको दो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन मिला तो वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं जी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म बोलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, कह रहा है अगर हम डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करें, डिडक्टिव की बात करें, तो अगर डिडक्टिव में वैलिड की बात करें तो दो प्रीपोजिशंस पर एक कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, तो वो होगा वैलिड आर्गुमेंट। अगर हम बात करेंगे इनवैलिड की तो दोनों प्रीमाइसेस या प्रोपोजिशन सही होंगे लेकिन उसका कंक्लूजन गलत होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनवैलिड आर्गुमेंट। अगर दो प्रीपोजिशन के साथ एक कंक्लूजन जो होगा और वो सही होगा और उसके साथ साथ कंटेंट भी 100% रियल होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो साउंड हो गया। क्या हो गया, वैलिड के साथ साथ वो साउंड हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अनसाउंड का तो स्ट्रक्चर फॉर्म में जरूर होगा लेकिन या तो एटलीस्ट एक प्रीमाइस फॉल्स होगा, एक प्रीमाइस दोनों में से फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसाउंड। वैलिड साउंड का एग्जांपल क्या दिया है, देखो ध्यान से समझो, वैलिड और साउंड का एग्जांपल कह रहा है ऑल फिश लिव्स इन वाटर। अगर सारे मछलियां जो है वो जल में रहती है। अगर हम बात करें शार्क लिव्स इन वाटर तो ये भी मछली है और ये भी जल में रहती है। अगर कैटफिश की बात करें तो वो भी वाटर में रहती है। ये बात बोल रहा है कौन, ये बात बोल रहा है ऊपर वाला के स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, ऑल फिश लिव इन वाटर, सारी मछलियां जल में रहती हैं। फिर मैंने बोला शार्क भी जल में रहते हैं और कैटफिश भी जल में रहती हैं। तो मैंने क्या, ये देखो एक तो ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस में, जी सर है, और इसके साथ साथ ये क्या है, रियल लाइफ से भी सही चीज है ना, मछलियां तो जल में रहती हैं, ये बात कहीं गड़बड़ नहीं है, तो ये वैलिड है और साउंड भी है क्योंकि ये रियल है। अगर मैं बात करूं वैलिड और अनसाउंड का तो कह रहा है ऑल बैट्स आर ममाल्स। और बैट्स क्या होते हैं, सारे चमगादड़ जो हैं वो स्तनधारी होते हैं। और ऑल ममाल्स कैन फ्लाई, सारे स्तनधारी कैन फ्लाई कर सकते हैं। ये क्या सही है, नहीं सर, बिल्कुल ये गलत बात है। ऑल बैट्स कैन फ्लाई, सारे चमगादड़ उड़ सकते हैं लेकिन ऑल ममाल्स नहीं उड़ सकते। तो देखो एक क्या हो गया, एक प्रोपोजिशन से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं वैलिड प्लस अनसाउंड। अगर हम बात करें इंडक्टिव आर्गुमेंट की तो ये किस पे बेस है, पॉसिबिलिटी पे। देखिएगा कह रहे हैं यहाँ कोई स्ट्रक्चर फॉर्म की बात नहीं होती, कोई इंडक्टिव में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं, कैसे भी। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग और वीक होने के लिए क्या एग्जांपल है, देखिएगा कह रहा है फॉर एग्जांपल एवरी टाइम आई हैव ड्रॉप्ड अ बॉल इट एंड इट हैज फॉलन टू द ग्राउंड। बोल रहा है कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन करा कि हर समय मैं बॉल को ड्रॉप करता हूं नीचे और वो और जमीन पे गिर जाता हूं। मैं जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया जमीन पे गिर गया। Therefore, I can conclude that if I drop this ball, I will also fall into the ground. तो इस बेस पर उसने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर वो बॉल को ड्रॉप करेगा, गिराएगा, तो वो खुद भी जमीन पे गिर जाएगा। ये किस बेस पर कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर कर रहा है। साल भर 2 साल बाद ये 7 बार इसके साथ 5 बार 10 बार 20 बार हुई होगी, उस बेस पर ये कह रहा है। तो ये हो सकता है क्या, आपकी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आर्गुमेंट की ये बात सही होगी। लेकिन आपने एक दूसरा आर्गुमेंट देखना है, क्या कह रहा है, आई मेट 2 पीपल, मैंने 2 पीपल मिला, किससे मिला, न्यूयॉर्क वाले से, और दे बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। मतलब उनका बोलने का तरीका जो था वो बहुत ही अच्छा था, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था। देयरफॉर पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ 2 लोगों की वजह से हम ये बोल दें कि भैया जो न्यूयॉर्क के पीपल हैं उनका ग्रेट एक्सेंट है, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये आपका वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब, जी सर। चलिए
अब क्या कह रहा है, देखो ये स्ट्रांग है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट दे रहा है, और ये वीक है क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के सैंपल पर बेस्ड है ना। सो एक स्ट्रांग इंडक्टिव आर्गुमेंट वो है जिसका प्रूफ ज्यादा सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को, और एक वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट है जिसका प्रूफ एविडेंस बहुत कम सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को। तो जिसको ज्यादा सपोर्ट करता है वो स्ट्रांग आर्गुमेंट, जिसको कम करता है वो सर वो है वीक आर्गुमेंट। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। ये तो बेसिक चीज था सर। अब तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। तो इंडक्टिव डिडक्टिव भी खत्म और आर्ग्यूमेंट्स भी खत्म, है ना। बात समझ में आई जी सर? आइए अब स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात करते हैं। उससे पहले 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, और आप भी मजे करिए 30 सेकंड के लिए, है ना। चलिए हाँ, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की, तो प्रोपोजिशन क्या है बताइए? तो कह रहा है एक स्टेटमेंट के 2 टर्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं प्रोपोजिशन। क्या बोल रहा है? एक स्टेटमेंट है, मान लो ए इज बी, तो ए इज बी है ना, ऑल ए इज बी, सारे ए बी हैं। ए और बी के में जो रिलेशन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको बोलते हैं प्रोपोजिशंस। क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशंस। और प्रोपोजिशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कैटेगोरिकल, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं सर? दूसरे को बोलते हैं कंडीशनल, और तीसरे को क्या बोलते हैं? तीसरे को जो बोलते हैं जी डिसजंक्टिव, है ना। तो हमें क्या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैटेगोरिकल। वैसे समझ लो क्या क्या चीज होती है। कह रहा है जहां कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वैसा प्रोपोजिशन होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। कह रहा है देयर इज नो कंडीशन। कंडीशनल होता है ये जिसमें जिसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, ठीक है, और डिसजंक्टिव उसको बोलते हैं जिसमें आइदर या और वाला स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आओ देखो, कैटेगोरिकल बोल रहा है ऑल मेन आर मॉर्टल, नो मेन आर परफेक्ट। कोई कंडीशन है? कहीं कोई कंडीशन नहीं। कंडीशनल क्या बोल रहा है? इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। अगर वर्षा होगी तो वो नहीं आएगा, हाइपोथेटिकल है। इफ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आता है तो मैं चले जाऊंगी या चले जाऊंगा। क्या होगा? अगर मतलब जहां पे हाइपोथेटिकल बात कही जा रही है, तो ये कंडीशनल है। डिसजंक्टिव आइदर सी इज ब्रेव और क्लेवर, या तो वो बहादुर है या फिर क्लेवर है। हाइदर ही इज ए ब्रदर और फ्रेंड, या तो वो भाई है या दोस्त है। देखो तो ये बात क्या है? ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन होते हैं, 4 तरह की पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर किसको बोलते हैं भाई साहब? आपने स्टेटमेंट में देखा होगा ऑल नो सम, ये देखा है जी सर। तो इसको क्वांटिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटिफायर। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, सब्जेक्ट। जैसे ऑल ए इज बी, तो ए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कि उसी के बारे में कहा जा रहा है कि सारे ए क्या है? बी है, तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, वही सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को डिनाई करता है। भैया जो सब्जेक्ट नहीं है, ऑल ए इज बी, मतलब बी जो है वो डिनाई कर रहा है। ऑल ए इज बी है ना, सारा ए बी है, तो बी क्या है भाई साहब? जो डिनाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, या इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद होता है कॉपुला। कॉपुला किसको बोलते हैं? जो इज, एम, आर, ये सब जो लगा होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करने वाला जो शब्द है उसको कहा जाता है क्या? कॉपुला। क्या बोलते हैं? कॉपुला। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल मेन आर स्मार्ट, तो ऑल क्या है? क्वांटिफायर है। मेन क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? कॉपुला। और स्मार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। चलो अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ प्रोपोजिशंस के, देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पर आगे मूड्स एंड फिगर और स्क्वायर प्रोपोजिशन बनेगा, तो इसलिए इसको ध्यान समझ लेना। देखो अगर हम फॉर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन की बात करें, है ना, तो ए जो है, ए, ई, आई, ओ, ये 4 वॉवेल्स याद रखिएगा। वैसे तो 5 होते हैं, ओ, ए, आई, ओ, यू, है ना, लेकिन यहाँ 4 याद रखना है। ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई और ओ, ठीक है। यहाँ चारों को ना डिनोट किया जाता है, इसको फॉर्म्स ऑफ प्रोपोजिशंस कहते हैं। ए को डिनोट किया जाता है ऑल से। किससे डिनोट किया जाता है? ऑल से। ऑल मतलब सब, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ऑल मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे की बात कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। एग्जाम्पल, ऑल मेन आर रिच, सारे आदमी क्या है? अमीर है। तो सारे आदमी अमीर है, इसका मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, या यूनिवर्सल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप इसमें, है ना। चलिए अगर हम ई की बात करें, ई की,
तो ई क्या हो जाता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव। नो है ना, नो, नो भी क्या है, कुछ भी नहीं, या तो सब यूनिवर्सल पॉजिटिव या तो कुछ नहीं, यूनिवर्सल नेगेटिव। फॉर एग्जांपल नो एसएचपी, नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, है ना, कहते हैं ना ये वाला चीज। आई क्या है, आई है सम, मतलब कुछ लोग, इसलिए बोला जाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव पॉजिटिव। सम कुछ तो है पॉजिटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव। सम इज बिग, सम एप्पल आर ग्रेप्स बोलते हैं ना जी। उसके बाद है ओ, ओ बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव को, जो है जो रिप्रेजेंट करता है सम नॉट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सम नॉट को। सो सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही होता है। अब ना तो क्वेश्चन इज क्वांटिटी और क्वालिटी कौन शो करता है। भाई साहब ये बात तो है ना कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी किसको कौन बताता है और क्वालिटी कौन बताता है। एक बात बता, क्वांटिटी की बात कौन करता है, जो नंबर्स की बात करे, है ना, उसको बोलते हैं जी। और क्वालिटी की बात कौन करता है, भाई साहब क्वालिटी की बात करता है जो गुण बताता है। तो देखो अगर हम यहां बात करें तो दो चीजें हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, और आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण, यानी कि क्वालिटी है। और यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि यूनिवर्स में है, बड़ा है ना। और पर्टिकुलर मतलब छोटा है, स्पेसिफिक है, तो ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। इसलिए देखो क्वांटिटी की बात यूनिवर्सल और पर्टिकुलर करता है और क्वालिटी की बात पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। तो ये था क्या, ये आपका बेसिक चीज था कि भाई साहब कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। इसके साथ साथ अगर आप आते हैं मूड्स एंड फिगर में, तो आइए आपको मूड्स एंड फिगर को आराम से समझाया जाए। समझेंगे मूड एंड फिगर, सर बिल्कुल समझेंगे। आइए देखिए, मूड्स एंड फिगर समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर फॉर्म जैसा कि मैंने बताया, दो प्रीमाइसेस, क्या मैंने बताया, दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन, ये और ये, ठीक है। जैसे ऑल एज बी, ऑल बी सी, ऑल एज सी, ये बात हो गया, बात सही है सब। अब 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया कि ए रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल से और उसका यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, अभी इसको बताया। ई रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल नेगेटिव से, इसको नो से रिप्रेजेंट करते हैं। आई को सम से, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, उस समय पला, और ये वाला आपने पढ़ा, ए आई ओ जस्ट अभी पहले पढ़ाया मैंने। देखो ऑल क्वांटिफायर्स हो गया, ए ऑल एज बी में ए हो गया सब्जेक्ट, ई हो गया कॉपिला, और ये इसको बोलते हैं क्या, ये आपके क्वांटिफायर्स है, ये फॉर्म्स हो गए। चलिए ये बात भी आपको अभी आपने देखा। अब आइए अब समझते हैं मिडिल टर्म क्या होता है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दो स्टेटमेंट एक कंक्लूजन, ऑल एज बी, ऑल बी सी, और कंक्लूजन है ऑल एज सी। तीन चीज समझने वाली है यहाँ। क्या क्या सर, एक तो मिडिल टर्म समझा दीजिए, एक मेजर टर्म समझा दीजिए, और एक माइनर टर्म समझा दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। जो दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन टर्म है उसको मिडिल टर्म कहा गया है। जो दोनों प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 में कॉमन टर्म है उसको क्या कहा गया, मिडिल टर्म कहा गया। लेकिन अगर हम बात करें मेजर टर्म और माइनर टर्म की, तो उसको कहा गया कि इसको ध्यान समझिएगा, जो कंक्लूजन है उसका सब्जेक्ट जो होगा, कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो होगा वो माइनर टर्म होगा। क्या होगा, माइनर टर्म। और कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर टर्म होगा। ये देख लिए, कंक्लूजन ये है, ये कंक्लूजन है जी सर। कंक्लूजन का सब्जेक्ट ये देखो माइनर टर्म, कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट उसका क्या होगा, मेजर टर्म। अब बोलेंगे सर मेजर प्रीमाइस क्या होता है और माइनर प्रीमाइस क्या होता है, तो जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म दिख जाए वो मेजर प्रीमाइस। जैसे देखो सी कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रीमाइस। क्या हो जाएगा, मेजर प्रीमाइस। और अगर माइनर प्रीमाइस की बात करें तो यहां ये देख लो, ये माइनर प्रीमाइस कहां है, ये देख लो प्रीमाइस 1 में। तो प्रीमाइस 1 में माइनर प्रीमाइस, प्रीमाइस 2 है मेजर प्रीमाइस। ठीक है, बात समझ में आई जी सर, समझ में आई। चलिए अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा चीज समझाता हूं। क्या समझाते हैं सर, क्या बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मूड निकालते हैं कि मूड निकालते कैसे हैं। ठीक है, मूड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं देखना पड़ता है, 4 टाइप्स ऑफ जो प्रोपोजिशंस पढ़ा है ना उसी में से आपको निकलता है। देखो कैसे, ऑल ए इज बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑल बी इज सी, तो इसलिए ऑल ए इज सी। ये क्या था P1, ये क्या था P2, और ये क्या है कंक्लूजन। ठीक है जी सर। अगर हम यहाँ इसमें से बोला जाए कि मूड बताइए,
तो इसका मूल ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ आपको ये देखना है क्वांटिफायर्स को, सिर्फ क्वांटिफायर से आपका मोड निकल जाएगा, सिर्फ क्वांटिफायर से क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। देखो क्या है, ऑल ए को रिप्रेजेंट करता है, फिर ए को रिप्रेजेंट, कंक्लूजन ए को, यही मूड है आपका, ट्रिपल ए आंसर। क्या हो गया, ट्रिपल ए आंसर। अगर हम ऐसे देखते हैं, नो ए इज बी, सम बी इज सी, सो सम ए इज नॉट सी, ये प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2, ये कंक्लूजन हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब मेरे को ये बताइए, ये क्वांटिफायर कौन है, नो, नो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बताइए तो, ए ई आई ओ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, ई से, ई हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सम, सम को किससे, आई से, और सम नॉट को किससे, ओ से, तो इसका ई आई ओ क्या हो जाएगा, आंसर, यही हो जाएगा इसका मूड। क्या हो जाएगा, ये मूड हो जाएगा। इतना इजी है मूड फाइंड आउट करना। सर अब फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए वो भी ध्यान देता हूं, बताता हूं। फिगर फाइंड आउट करने के लिए आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या सब मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले समझते हैं फिगर क्या होता है। देखो 4 तरीके की फिगर होती है, डी याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे, डी याद रखना। इस तरीके की फिगर को याद रखना, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल, मिडिल, मिडिल और मिडिल, ये होता है फर्स्ट फिगर, इसको बोलते हैं सेकंड फिगर, इसको बोलते हैं थर्ड फिगर, और इसको सॉरी 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 और लास्ट वाले को कहा जाता है फोर्थ फिगर। अब एक बात ध्यान से समझना, ये डी याद रखना कैसे, ऐसे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये डी याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बस इतना ही याद रखना, सारा क्वेश्चंस बनेगा इससे। फिर आओ देखो, फॉर एग्जांपल, ऑल पी इज क्यू, ऑल क्यू इज आर, ऑल आर सॉरी ऑल पी इज आर, ठीक है, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, ठीक है। अब बोला इसका मूड एंड फिगर दोनों बताओ, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, फिगर देखने के लिए, ये तो मूड हो गया, ये फिगर देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म, क्या देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म कहां पे है, दो प्रीमाइसेस के बीच में, तो ये मिडिल टर्म है, यही मिडिल टर्म है। मुझे एक बात बताना, जो फिगर था, जो फिगर है, फिगर क्या ऐसे वाला भी फिगर था एक, देख लो, है ना, ये वाला फिगर ऐसे ही ना फिगर है, जी सर, तो ये कौन सा टर्म है सर, फोर्थ फिगर हो गया। और अगर हम बात करें मूड की, तो ए और फिगर क्या है, 4, यही हो गया आंसर। कुछ है, कुछ भी नहीं है। चलो दूसरा बनाते हैं, थोड़ा सा समझदारी करते हैं। मान लो प्रीमाइसेस 1, सम सी इज बी, सम बी, नहीं बी, इसको छोड़ो, सम डी इज बी, सो सम सी इज डी, ठीक है, बन गया प्रीमाइसेस 2, ये कंक्लूजन। अब मुझे बताओ मिडिल टर्म कहां है, ये मिडिल टर्म है ना सर, है। क्या एक बात बताना, ऐसा भी कोई फिगर में था क्या, ऐसा भी कोई था क्या स्ट्रेट, सर था ना, बिल्कुल था। कौन था सर, यही तो था सेकंड फिगर, नहीं था कि नहीं, ये देख लो, इस साइड राइट साइड में था ना सेकंड फिगर। अब सम का क्या होता है भाई, सम का मूड क्या होता है बताओ, ए ई आई, आई 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 सेकंड, यही हो गया इसका आंसर। कुछ है, कुछ भी नहीं। चलो एक और मैं एग्जांपल देता हूं, चलो मान लो नो एस इज पी, दूसरा नो क्यू इज एस, नहीं एक मिनट, ये भी ठीक है लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, नो एस इज क्यू, सो नो पी इज क्यू, ठीक है, मान लिया, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो
इसका बताओ मुझे, इसका मूड क्या होगा और फिगर क्या होगा। तो फिगर सर इधर मिडिल टर्म मैच कर रहा है, ये P1 है, ये P2 है, प्रीमाइसिस 2 और ये कंक्लूजन है। ठीक है, मैच कहां कर रहा है सर, इधर वाला। तो इधर का फिगर, ऐसा वाला फिगर भी तो एक जगह था, इधर फिगर था ना, कौन सा, ये देखो, ये थर्ड फिगर है ना जी, बिल्कुल थर्ड फिगर है। चलिए, तो फिगर तो थर्ड हो गया, लेकिन अगर बात करें इसका तो नो 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 तीनों जगह है, तो क्या हो जाएगा, ई ई ई थर्ड आंसर। समझ में आया बात, तो वही याद रखना है और कुछ नहीं है। चलो अब चलते हैं, मूड एंड फिगर का कहानी खत्म। अब आ जाते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर। ये क्या, अरे अच्छा, ये देख लो, इसको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारा नोट्स वगैरह मैं डाल देता हूँ, है ना, इसको ध्यान में रखना। चलो इसमें नहीं आते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की। देखो ये जो फिगर है ना, इसको ना दिमाग में बैठा लो और इसके अलावा कुछ नहीं देखना। क्या है ये फिगर, इसको दिमाग में बैठा लो, कुछ नहीं देखना, ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझना। यहां ना यही चार चीजें हैं जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बात करी गई है कि भैया आपका जो ये था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, वो चार था, कौन कौन सा, ए, एक मिनट रुक जाओ, ए, ई, आई, ओ। ए को हमने ऑल से डिनोट किया था, ई को हमको ने नो से डिनोट किया था, ये सम नॉट से, और इसको डिनोट किया था सम से। यही था, वो दिया हुआ भी है, एवरी एसएचपी यानी ऑल एसएचपी, नो एसएचपी, सम एस इज नॉट पी और सम एसएचपी दिया हुआ है जी सत्य। अब मेरे को बताओ, इसको क्या कहा था हमने, इसको क्या कहा था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यही कहा था। इसको क्या कहा था, यूनिवर्सल, इसको नेगेटिव कहा था ना जी। अगर सम की बात आ जा रही थी तो क्या कहा था हमने सर, इसको हमने कहा था पर्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या कहा था, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यही कहा था जी। और इसको कहा था हमने, क्या कहा था, इसको पर्टिकुलर नेगेटिव कहा था। क्या कहा था, पर्टिकुलर नेगेटिव कहा था। एक बात ध्यान से समझना, ये तो है, इतना तो आपने समझा हुआ है, इसके साथ जो रिलेशन है, मतलब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर बना है और उसके साथ उसके अपोजिशन का क्या रिलेशन है, क्या है, स्क्वायर का अपोजिशन, मतलब एक दूसरे के अपोजिशन का क्या रिलेशन है, क्या स्टेटमेंट इससे बन सकता है, क्या कैसा रिलेशन हो सकता है, उसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा गया। ध्यान समझिएगा, देखिए बोला ए के साथ अगर ई का रिलेशन होगा तो हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रारीज। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रारीज। अगर आई के साथ ओ का रिलेशन होगा, इसको हम कहेंगे सब कॉन्ट्रारीज। क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रारीज। और अगर ए के साथ आई का रिलेशन होगा, इसको कहेंगे सब अल्टर्न, और इसको भी ई के साथ ओ का रिलेशन होगा, इसको कहेंगे सुपर अल्टर्न या सब अल्टर्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के साथ अगर ओ का रिलेशन होगा या ओ के साथ ई का रिलेशन होगा, ये दोनों को दोनों हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये बात बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई आपको जी सर। ए ऑपोजिट रिलेशन, मतलब कौन वाला रिलेशन जो होगा, ऐसे वाला, ये वाला रिलेशन, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहेंगे। अगर बात आई ऊपर वाले की, ये रिलेशन की, ये वाला रिलेशन ए और ई का रिलेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉन्ट्रारी। और नीचे वाला मतलब आई और ओ की बात आई तो इसको कहेंगे सब कॉन्ट्रारी। और अगर इधर वाला बात आया, ये रिलेशन, तो इसको कहेंगे सब अल्टर्न और इसको कहेंगे सुपर अल्टर्न। बात समझ में आया, अभी इसको भी जोड़ दीजिएगा तो ये भी सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी। बस इतना ही याद करना है इसमें, बाकी फॉर्मूला वॉर्मूला का जरूरत हो तो बाएं हाथ का है, वो कैसे निकलेगा अब मैं बताता हूँ। चलो अब इस पे इस सबको छोड़िए। ये देखिए मैंने बोला ना ये सारा चीज, और ये देखिए क्या मैंने बोला, ऑल, नो, सम नोट, इसको क्या बोला गया सर, इसको बोला गया आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नेगेटिव, पर्टिकुलर, और ये बात है आई। ठीक है, चलिए ये सब चीज आप जानते हैं, मैं आपको बेसिक चीज पे आता हूं, एक ही जगह पे सारा कहानी खत्म कर दूंगा। ये देखिए इस चार्ट में आई,
देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी की जब भी बात होगी ना तो वहां क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है, क्योंकि दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट जैसे मैं भी अपनी बात बोलूं और आप भी अपनी बात बोले, दोनों का विचार मेल नहीं किया तो हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया जी सर। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तब होता है जब एक स्टेटमेंट किसी का ट्रू हो और दूसरे का गलत हो, यानी कि अगर किसी का फॉल्स स्टेटमेंट है तो सामने वाला का ट्रू हो जाएगा, और अगर किसी का ट्रू स्टेटमेंट है तो सामने वाला का फॉल्स हो जाएगा। ये बात सिंपल समझ में आ रही है जी सर? सिंपल, इसमें बेसिक ये क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, दूसरा ट्रू तो पहला फॉल्स, सिंपल है, कॉन्ट्राडिक्ट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, यहां इसको ऐसे समझिएगा और इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ए है, यहाँ ई है, ये आई है और ये ओ है। अगर मैं इसको कहूं कि ये ट्रू है तो ये ऑलरेडी फॉल्स है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो ये ट्रू तो ये फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो भाई ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और चेंज करिए, और इसको चेंज कर दीजिए। अब मैंने कहा ये ट्रू है तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स होगा, अब मैंने कहा ये फॉल्स है तो ऑफ कोर्स ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये तो बेसिक चीज है कि भैया एक सही तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो पहला सही है। ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका रूल्स पढ़िए, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका रूल्स पढ़िए, आपको रूल्स पढ़ के और मजा आएगा। क्या है, कोई रूल नहीं, वैसे कोई रूल ही नहीं। इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, ये तो मैंने बताया कि एक अगर सही होगा तो दूसरा गलत होगा। इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, ये भी बात सिर्फ बताया कि एक अगर फॉल्स होगा दूसरा सही होगा। बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसको समझो, दोनों एक टाइम पे ट्रू कहां से हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं सर, एक फॉल्स है, दोनों फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही कैसे? सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई कॉन्ट्राडिक्ट होगा कैसे? नहीं हो सकता ना कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ मतलब एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो पहला ट्रू होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दोनों एक साथ में ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कहलाएगा। चलिए आइए अब चलते हैं, अब आते हैं कॉन्ट्रारी में। कॉन्ट्रारी क्या भैया? कॉन्ट्रारी वाला भी फेज देख लीजिए, ये जो फेज था ए और ई का, यानी ऑल और नो का, यही है ना? तो हम इसको क्या कहते हैं? हमेशा यूनिवर्सल, क्योंकि ये भले पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, लेकिन दोनों बड़ा बड़ा आदमी है ना, ये भी यूनिवर्सल है और ये भी यूनिवर्सल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमेशा क्या रहेगा? बिटवीन यूनिवर्सल रहेगा। अब इसका एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कहा बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बोथ कैन बी फॉल्स। ध्यान से समझिएगा, एक एक करके समझते हैं। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू मतलब कह रहा है ये ऑल वाला स्टेटमेंट और नो वाला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट कभी भी ट्रू एक साथ नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? क्या होगा? एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। और अगर एक कोई फॉल्स होगा, मान लो कोई फॉल्स है, मान लो ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये ट्रू हो भी सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि यहां बोला बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू। बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू मतलब कि भैया एक स्टेटमेंट क्या है? सही होगा, एक गलत होगा। यहां बोल दिया एक, अगर आपको पता चल गया कि सही है, एक सही पता चल गया, मान लो ये सही पता चल गया, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर हमेशा बोल चुका है, क्या बोल चुका है कि बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। मतलब एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होना ही होना है, 100% होना है। लेकिन दूसरा बोल दे रहा है एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स, दूसरे उसी का दूसरे से बात बोल रहा है कि एक समय में लेकिन दोनों गलत हो सकता है। तो जब ट्रू की बात आई तब तो ये तो पक्का था कि भाई ये फॉल्स हो जाएगा। जब ट्रू की बात आई तो ये क्या हो गया? पक्का था कि भाई ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर जहां फॉल्स की बात आई तो ये श्योर नहीं था कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि यहां लिख दिया, क्या लिख दिया कि एक ट्रू तो फॉल्स पक्का, लेकिन भैया अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डाउटफुल। क्या बोलते हैं? डाउटफुल। हमको पता नहीं है कि दूसरा क्या होगा, इसलिए याद रखिए। तो कॉन्ट्रारी याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकता। दैट्स इट, खत्म कहानी। सब कॉन्ट्रारी, जस्ट नीचे वाला आ जाइए, आई और ओ, बिटवीन पर्टिकुलर
ये पर्टिकुलर के बीच में है? जी सर। जैसे ऊपर वाला आपने याद किया बोथ कांट बी ट्रू, नीचे याद कर लीजिए बोथ कांट बी फॉल्स। क्या होगा? बोथ कांट बी फॉल्स बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू। याद रखिएगा, मतलब एक अगर फॉल्स होगा, यहां ऊपर था एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स पक्का होगा। नीचे बोल रहा है भैया अगर एक फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू पक्का होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ट्रू हो गया तो पहला का पता नहीं, फॉल्स भी हो सकता है या ट्रू भी हो सकता है, यानी कि डाउटफुल है। तो जस्ट अपोजिट है। आप कॉन्ट्रारी में क्या याद रखेंगे? कॉन्ट्रारी में याद रखेंगे कि बोथ कांट बी ट्रू, और अगर सब कॉन्ट्रारी की बात आई तो याद रखेंगे बोथ कांट बी फॉल्स। दैट्स इट, ठीक है। और सब अल्टर्न के लिए सर, सब अल्टर्न के लिए बहुत सारा रूल्स है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि सब अल्टर्न ये वाला है ना, ये वाला फेज है, ये ए और आई, ई और ओ, यही वाला फेज है ना? जी सर। इसको सब अल्टर्न बोल लो या सुपर अल्टर्न बोल लो, ठीक है जी सर। तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए कोई रूल नहीं बेसिकली, ये ना इसको ना काट दीजिए। इसके लिए सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ये चीज, इसको शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा कि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, ये याद रखिएगा, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड। मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया? समझ में क्या था? ट्रूथ डाउनवर्ड कहने का मतलब है कि अगर यहां ट्रूथ आ गया तो इसके नीचे वाला भी ट्रूथ सही होगा। ट्रूथ डाउनवर्ड है ना, ऐसे। अगर फॉल्स, क्या बोला, फॉल्स अपवर्ड जाता है, मान लो ये फॉल्स, यहां एफ आ गया तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा? हमेशा फॉल्स ही होगा। फॉल्स अपवर्ड जा रहा है मतलब फॉल्स अगर यहां है तो ये ऊपर भी फॉल्स ही होगा। ट्रूथ डाउनवर्ड जा रहा है मतलब ऊपर ट्रूथ है तो नीचे भी ट्रूथ ही होगा। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट, ये वाला चीज पता चल जाए तो ऑपोजिट वाला ये तो आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रूथ डाउनवर्ड है, फॉल्स अपवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताता हूं, जैसे मैंने यहां बोल दिया यहां ट्रूथ है, ठीक है। तो यहां ट्रूथ है तो ऊपर वाला क्या होगा सर? ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड नहीं जाता है, तो ये डाउटफुल हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से मैंने यहां फॉल्स बोल दिया, फॉल्स क्या बोला? फॉल्स अपवर्ड जाता है, लेकिन ये तो डाउनवर्ड है ना, नीचे वाला खाली है ना, तो यहां भी डाउटफुल हो जाएगा। क्या होगा? डाउटफुल। ठीक उसी प्रकार मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये ट्रूथ है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रूथ है तो मैं क्या बोलता हूं? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है मतलब ये भी ट्रूथ ही होगा। मैंने यहां बोला ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स अपवर्ड जाता है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। इससे ही काम आपका बन जाएगा। सिर्फ ये ट्रिक से ना, सिर्फ इस ट्रिक से आप सारा का सारा बना सकते हैं। क्या? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। समझ में आ गए? जी सर। चलिए कहानी खत्म। ये देखिए क्या, कैसे याद रखना है, इसमें दिया गया है। कॉन्ट्रारी के लिए आपको याद रखना है कैन नॉट बोथ कांट बी ट्रू, और सब कॉन्ट्रारी के लिए बोथ कांट बी फॉल्स। इसके लिए देखिए सब अल्टरनेट के लिए क्या? ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, यही चीज, ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। और कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए याद रखना है कि ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू, मतलब जो यहां फॉल्स है तो ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो। बात समझ में आ गया? जी सर। चलिए तो ये आपका ये भी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। एक चीज और देख लीजिए, ऑल टाइप स्टेटमेंट के लिए आपका ओनली सिंगुलर भी लिखा होगा, एवरी, ईच, एनी, ओनली, नॉन बट ओनली, ये सारा लिखा होगा। सम टाइप के लिए फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट, ये सारा स्टेटमेंट भी लिखा हो तो इसको सम ही समझिएगा। नो, नेवर, नन का मतलब नो ही होता है, और हार्डली और ऑल नोट, इसका मतलब सम नोट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम आते हैं यहां, अब हम आ रहे हैं फॉर्मल फैलेसी पे, तो थोड़ा सा अपने दिल को थोड़ा शांत कर लीजिए, तसल्ली दे दीजिए, है ना। फॉर्मल फैलेसी बड़े मजेदार फैलेसी, आइए देखते हैं। कह रहा है फॉर्मल फैलेसी, फैलेसी इसका मतलब होता है फॉल्स या एरर। एरर बोलते हैं गलती, मिस्टेक को, है ना। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल हो, अगर फॉर्मल एरर की हम बात करें तो वो फॉर्म या स्ट्रक्चर में एरर होता है, और इनफॉर्मल एरर की बात करेंगे तो वो कंटेंट में एरर होता है। तो अभी हम फॉर्मल की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? तो पीपीसी फॉर्म को स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये तो भी हम पढ़े हैं पूरा का पूरा, है ना। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन को देखो, ये ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, रीता इज ब्यूटीफुल, सो रीता इज अ गर्ल, क्या है? तो रीता गर्ल है, फिर फॉर्मल फैलेसी है। कैसे भैया? सारी गर्ल ब्यूटीफुल है, रीता और रीता भी ब्यूटीफुल है, तो भैया कहां लिखा हुआ है कि रीता लड़की है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, तो इसलिए क्या है? कंक्लूजन गलत है। तो यहाँ क्या हुआ? फॉर्मल फैलेसी। कह रहा है यहाँ रीता गर्ल है, ये मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? ये फॉर्मल फैलेसी। अब ये बात भी हम लोग को पता है कि मेजर टर्म क्या होता है? कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट होता है। मेजर प्रीमाइस कंक्लूजन वाला प्रीमाइस में होता है। माइनर टर्म सर सब्जेक्ट ऑफ द
कंक्लूजन, माइनर प्रीमाइस, जो माइनर प्रीमाइस मतलब जो जिस ये माइनर टर्म जिसमें दिख जाए वो वाला, है ना। चलिए अगर हम ये भी बात करते हैं, अब आ जाइए क्या आपका कौन कौन, ये देखिए एग्जांपल ऑल एज बी, तो ये क्या है सब्जेक्ट, ये पहले कंक्लूजन देखिए आप, कंक्लूजन में ऑल एज नॉट सी है, तो ए सब्जेक्ट है, माइनर टर्म, सी क्या मेजर टर्म, इसको अभी अपने हमने और डिटेल में देख लिया है, फिर भी एक बार देख लो। तो देखो सी कहाँ है, ये देखो मेजर टर्म है, तो ये मेजर प्रीमाइस सी हो गया, माइनर टर्म है ए, तो ए माइनर प्रीमाइस हो गया, ये तो बेसिक चीज है। अब टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है जो फैलेसी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर जो फैलेसीज होती हैं वो क्या क्या फैलेसीज है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर के लिए कि दो प्रीमाइस से कंक्लूजन होगा, तीन टर्म्स होंगी, ट्वाइस एज, तीन टर्म्स कहने का क्या मतलब है आगे समझते हैं। एक प्रीमाइस और एक कंक्लूजन भी हो सकता है जिसको हम लोग इमीडिएट बोलते हैं। अब देखो तीन टर्म्स कहने का क्या मतलब है, देखो हम लोग दो प्रीमाइसेस लिखते हैं और एक कंक्लूजन, तो तीन टर्म्स ही होता है, देखो ए, यहां भी ए है, बी बी और सी सी, यही तीन टर्म्स होंगे, है ना, ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार, क्योंकि ऑल एज बी, ऑल बी सी और ऑल एज सी, ये दो दो बार क्या होगा टर्म होगा। अब चलो अब चलते हैं फैलेसीज में, कैसी फैलेसीज होती हैं। सबसे पहला फैलेसी है जिसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। फोर टर्म्स का क्या मतलब हुआ, दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन में चार टर्म्स दिख जाएंगे आपको, बेसिकली होना तो चाहिए तीन टर्म्स लेकिन चार दिख जाएंगे। देखो ऑल एज बी है ना, ए और बी एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, ऑल बी सी चलो तीन टर्म हो गए, ऑल बी डी देखो चार टर्म हो गए, तो इसीलिए बोल इसको देखो चार टर्म्स ट्वाइस इच हर बार, तो ये तो नहीं है, तीन टर्म्स दो दो बार होने चाहिए, ए बी सी होता और दो दो बार होता तो हम कहते हैं ये सही चीज है, लेकिन इसमें चार टर्म दिख गए इसलिए इसको क्या बोला गया फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। कुछ है हलवा है, हलवा क्या है हलवा। चलो दूसरा है रूल 2 फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म्स। एम्बिगुअस टर्म्स मतलब कुछ भी बकवास दे देगा। देखो एनी बेल आर रिंग्स, कोई भी बेल क्या है रिंग है, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल, सम रिंग्स ब्यूटीफुल है और सम बेल्स आर ब्यूटीफुल। भाई साहब कहीं किसी तरह से कोई लिंक है, कोई लिंक देख लो, एनी बेल्स आर रिंग्स, कोई बेल रिंग है और सम रिंग आर ब्यूटीफुल, रिंग्स ब्यूटीफुल, देखो यार इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म। अब दूसरा, पहला तो स्ट्रक्चर के बेस पर हो गया, अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन तो बांटना ही हुआ ना जी सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 100% होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 100% नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर थोड़े की बात करें नो डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत मेजर बात करें नो डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल की बात करें 100% की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा ध्यान समझना। कह रहा है सब्जेक्ट ऑल एज बी, सम एज बी, नो एज बी और सम एज नॉट बी। तो ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट जो है ऑल का सब्जेक्ट यानी कि ऑल जो है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझिए, तीन ही टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 100%, कौन ऑल, नो और नॉट। जहां ऑल आपका रहे, जहां नो रहे, जहां नॉट रहे, वो टर्म जो है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे। देखो ध्यान समझो, ऑल एज बी, सब्जेक्ट में क्या है ए है, ए के साथ ऑल है, ऑल सब्जेक्ट के साथ है, मतलब ए ओनली, ये टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम एज बी, सम के साथ दोनों में सम एज बी, कुछ ए बी है, यहां कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्या है कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। नो एज बी, यहां दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी और ये भी, क्या है बोथ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज नहीं है, दोनों में ना के रिलेशन है, मतलब अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहां सम इज नॉट बी। अब देखो सम ए, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नॉट लगा हुआ है, मतलब 100% है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए कहा गया कि ऑल, नो और नॉट जहां जहां हो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऑल के केस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नो के केस में बोथ डिस्ट्रीब्यूट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सम के केस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और नॉट के केस में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑल के केस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने दिखाया आपको, ये देखो ऑल के केस में सब्जेक्ट, नॉट के केस में प्रेडिकेट, सम के केस में कुछ भी नहीं और नो के केस में बोथ, तो वही लिखा हुआ है यहाँ, है ना। चलिए अब चलते हैं रूल पे। कह रहा है मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एनी वन प्रीमाइस, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। देखो यार हमेशा ना एग्जाम में बहुत पूछा गया फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल क्या होता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का मतलब होता है, देखो एक बात है, मिडिल टर्म ना जब दो प्रीमाइस हो और उसमें कंक्लूजन दिया हो, तो उन दोनों प्रीमाइसेस में किसी एक प्रीमाइस में मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है।
अगर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किसी भी एक प्रीमाइस में तो हम उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। आ जाओ देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए बी, ऑल बी सी, ऑल ए आर सी। अब एक बात ध्यान से समझो, मिडिल टर्म कौन सा है भैया? ये मिडिल टर्म है ना, यही मिडिल टर्म है जी सर। मिडिल टर्म में देखो ऑल लगा हुआ है ना एक टर्म में, सर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, नो फैलेसी। क्या बोलते हैं इसको? नो फैलेसी, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने यही तो कहा कि अगर दोनों मिडिल टर्म में किसी एक टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हम नो फैलेसी। लेकिन एग्जांपल 2 में आइए, कह रहा है ऑल ए इज बी। क्या कह रहा है? ऑल ए इज बी, ठीक है। ऑल सॉरी सम बी सी, सम बी सी, सम ए आर सी। ध्यान से देखो, ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है, लेकिन ना यहां डिस्ट्रीब्यूशन है ना यहां डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को कहा गया, यहां मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसी को कहा गया फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। सीधा सीधी बात, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में, दोनों प्रीमाइसेस का मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। चलो अब दूसरा में आइए, कह रहा है इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस आल्सो। ठीक है, तब कोई फैलेसी नहीं होगा। एक बात ध्यान समझो, मैंने क्या बोला? दो प्रीमाइस है, एक कंक्लूजन है। ऑल एज बी, ऑल बी सी, ऑल एज सी। ठीक है, ये बात ध्यान से। अब मैंने बोला कि किसी भी कंक्लूजन में, मान ध्यान समझना, इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, अगर कोई टर्म कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कंक्लूजन ये है, ए है सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन है, और बोल रहा है वो अगर प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नो फैलेसी, कोई फैलेसी नहीं है। बट अगर ये नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, मान लो कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे वो दोनों में हो, मेजर और माइनर दो प्रीमाइस होते हैं ना, उसी तरीके से दो आपके फैलेसी भी हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, दूसरे को बोलेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। फर्क क्या है? ध्यान समझिएगा, बेसिक फर्क है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर में। मेजर मतलब मेजर टर्म की बात कर रहा है, तो पहले कंक्लूजन में पहुंच जाओ, कंक्लूजन में देख लो मेजर टर्म क्या है। मेजर टर्म आपको पता है कि जो कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रेडिकेट होता है, वो भाई साहब क्या होता है? वो मेजर टर्म होता है। अब आ जाओ, ऑल एस आर पी, सम पी आर क्यू, ठीक है, और सम एस इज नॉट क्यू, तो ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन का ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉट क्यू है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको जाके देखो क्यू जो है, क्या क्यू मेरा प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि मेजर टर्म को मेजर प्रीमाइस से ना ये करेंगे जी सर, तो क्यू यहां है, लेकिन देखो मेजर प्रीमाइस की अगर बात करें सम पी आर क्यू है, इसका मतलब ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देख लो यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। क्या बोलेंगे? फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। सेम जस्ट अपोजिट है किसका? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। मतलब यहां मेजर टर्म को देखे, यहां माइनर टर्म को देखेंगे। माइनर टर्म कौन सा होता है सर? सब्जेक्ट कंक्लूजन का, कंक्लूजन का सब्जेक्ट ये माइनर टर्म है। अब देखो यहां लिखा है नो पी आर क्यू, नो पी आर क्यू लिखा हुआ है जी सर, तो पी तो ऑब्वियस सी बात है, पी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अब चल जाओ आप कहां? आप माइनर प्रीमाइस में चल जाओ। माइनर प्रीमाइस कहां? जिसमें माइनर टर्म में मिल जाए, पी मिल जाए, तो ये माइनर प्रीमाइस। अब देखो ऑल एस आर पी, ऑल एस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन पी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। क्या बोलेंगे? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म में बस फर्क इतना है कि आपको ये देखना है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या उसका प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो या तो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है। माइनर मेजर वो आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या मेजर टर्म में गलती है या माइनर टर्म में गलती है, दैट्स इट। इसी तरह से ये बन जाएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वांटिटी और क्वालिटी की, ठीक है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर, क्वांटिटी तो हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पर्टिकुलर को, और क्वालिटी बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को सर, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी। अब रूल नंबर 1 कह रहा है अगर बोथ, ये इसके बेस पर है, ये तीसरा आ गया, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर है। तो तीसरा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? बोथ प्रीमाइस आर नेगेटिव देन द कंक्लूजन कांट बी देयर। अगर दोनों प्रीमाइस नेगेटिव में है तो कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन अगर, तो इसमें कोई फैलेसी नहीं है,
लेकिन अगर फिर भी दोनों प्रीमाइस नेगेटिव में और कंक्लूजन निकाल दिए तो उसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस या फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। ध्यान से समझो इसको बात। मैंने बोला दो प्रीमाइस है आपके, 1 2, ये दोनों प्रीमाइस क्या है, नेगेटिव है। अगर इसमें नेगेटिव है तो इसका कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कंक्लूजन दिया है तो इसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस या फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस। देखो, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल नेगेटिव है, सम गर्ल्स आर नॉट क्यूट ब्यूटीफुल नॉट क्यूट, ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंक्लूजन दिया है, तो कंक्लूजन दिया है इसलिए इसको क्या बोले, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस या एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। आ जाओ रूल नंबर 2 में कह रहा है ऑल मेंस आर शार्क, नो शार्क डेंजर, सम मेल आर डेंजर। अब देखो यार इसको क्या बोल रहा है, इफ एनी प्रीमाइस नॉट गेट नेगेटिव देन द कंक्लूजन कांट बी पॉजिटिव, इट हैपेंस देन इट इज कॉल्ड फैलेसी। अब ये बात सैमसंग दोनों क्या है, ऑल मेंस आर शार्क, नो शार्क आर डेंजर, ठीक है, ये बात है, दोनों यूनिवर्सल है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव छोड़ दो, अभी दोनों क्या है, यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव, एक मिनट देखो क्या है, यूनिवर्सल का रिजल्ट कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकता, पर्टिकुलर नहीं हो सकता, मतलब यूनिवर्सल, दो यूनिवर्सल है ना, ये भी यूनिवर्सल ये भी यूनिवर्सल, लेकिन इसका कंक्लूजन देखो सम दे दिया, सम मेल आर डेंजर। भाई साहब सम मेल आर डेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि दो यूनिवर्सल चीजों का कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं किया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। इसको क्या बोलेंगे, फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। फिर से मैं समझा दूं सर, देख लीजिए मैंने क्या बोला, दो प्रीमाइस जो हैं या स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में अगर ऑल नो दिया गया है यानी यूनिवर्सल चीजें दी गई है तो उसका कंक्लूजन सॉरी ये पर्टिकुलर में कभी नहीं आ सकता। पर्टिकुलर मतलब छोटा वाला सम या सम नॉट के में नहीं आ सकता, अगर आ गया तो भाई साहब इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। अब तीसरा है, कह रहा बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइसेस का कंक्लूजन कांट बी, ये भी बात सही है, बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइसेस का कंक्लूजन कांट बी पर्टिकुलर, 100% सही है। यहां तो क्या बोला कि अगर कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हुआ है ना, इफ एनी प्रीमाइसेस गेट नेगेटिव द कंक्लूजन कांट बी पॉजिटिव। अच्छा, चलो एक बात ध्यान समझना, जो मैंने पहले समझाया ये वाला कि यूनिवर्सल का रिजल्ट कभी पर्टिकुलर नहीं हो सकता, ये रूल नंबर 3 है, और इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं जी ये क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल, सॉरी इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल। देखो बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइस का कंक्लूजन कांट बी पर्टिकुलर, है ना, तो ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, इसका पर्टिकुलर नहीं हो सकता, ये है 3rd नंबर। ये जो कह रहा है, ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, रूल है तो वो तो कभी ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ इस ये रूल को समझते। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब जो कोई भी प्रीमाइसेस नेगेटिव हो उसका कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, जो भी प्रीमाइसेस नेगेटिव हो उसका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। देख लो पॉजिटिव कंक्लूजन किससे, नेगेटिव प्रीमाइस से, नाम ही है यार, इससे पकड़ना पड़ेगा, तो सॉरी, चलो ये हो गया फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव कंक्लूजन किसमें से, नेगेटिव प्रीमाइस में, नाम ही बता दे रहा है इसका आंसर। चलो वो 3rd रूल तो बता दिया कि दोनों यूनिवर्सल है तो उसका जो रिजल्ट है वो पर्टिकुलर कभी भी नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल। खत्म जी सर। अब आइए चलते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज में, आ जाओ ध्यान से समझना, फटाफट करके 20 फैलेसीज है, फटाफट करेंगे और फिर किसको खत्म करेंगे। आ जाओ, इनफॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है अनौपचारिक भ्रांतियां। 1 मिनट रुकोगे, मैं थोड़ा पानी पी लूं। सर बिल्कुल पी लीजिए, इतना तो रुक ही सकते हैं आपके लिए हैं? चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलिए अब मतलब नॉर्मल बोलचाल की में जो डिफेक्ट्स होते हैं लॉजिकली उसको कहते हैं क्या, इनफॉर्मल फैलेसी, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। जैसे आ जाओ पहली फैलेसी, पहला फैलेसी एड होमिनम बोला गया है। क्या बोला गया, एड होमिनम। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी पर्सन। फॉर एग्जांपल मतलब इसको ऐसे देख लो कि कोई बाबा जी जो है
अगर बाबा जी के पास जाते हो तो आपको वो कहते हैं ना, भाई बच्चा ये करो तुम अमीर हो जाओगे। भाई साहब अगर ऐसा है तो आप क्यों फकीर हो? बात समझ रहे हो? ऐसा अगर मान लो कि मैं थोड़ा सावला हूं और मैं ये कहूँ अरे यार फेयर एंड लवली लगा लो, क्या वैसे तो मैं तो कोई हूँ नहीं, लेकिन चलो सेलिब्रिटी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है, एकदम अरबों करोड़ों मेरी इनकम है, या फिर कोई सावली सेलिब्रिटी ले लो, है ना, वो कह रही है फेयर एंड लवली लगा लो, आप तो गोरे हो जाओगे एकदम चमकदार। भाई साहब तुम क्यों काले हो? है ना, सिंपल सी बात है, तो आप क्यों सावले हो? तो जो भी स्टेटमेंट किसी पर्सन के खिलाफ बात करे, उसकी आर्गुमेंट के खिलाफ बात करे, उसको हम कहते हैं एड होमिनम। क्या कहते हैं? एड होमिनम। चलो बस यही है। दूसरा है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी। मतलब यहां क्या होता है, यहां सामने वाला आपकी बात को इतना नेगेटिव कर देता है, इतना मिस इंटरप्रेट कर देता है कि आपका स्टेटमेंट वीक हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो आपको हमेशा ये कहेगा अरे क्या तुम ये करते रहता है यार, चलो मस्ती करते हैं, चलो ये करते हैं, तुम यही सब करते रह जाएगा, जिंदगी भर ऐसे ही करेगा, है ना। मेरा लाइफ में मेरा एक दोस्त था, है ना, तो वो क्या होता था ना, जब पढ़ते रहते थे तो हालांकि वो ठीक होता है, वो होना भी चाहिए ऐसे दोस्त। तो वो क्या होता है, उसने वो क्या बोलता था, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो बोलता था कितना पढ़ेगा यार, पढ़ते रह जाएगा, पक हो जाएगा, चलो चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा मस्ती करके आते हैं, ठीक है, तुम ऐसे ही पढ़ते रह जाएगा, दिमाग तेरा फट जाएगा, इतना आपको वो बोलने लगता था। लास्ट में बोलते अरे यार चलो 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 घूम के आते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी, जहां पे सामने वालों आपको इस तरह से डिपिक्ट कर देता है, मिस इंटरप्रेट करता है कि आपका पॉइंट जो है वीक हो जाता है और वो खुद ब स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना जी। तीसरा है एड इग्नोरेशन। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग थेथरोलॉजी। क्या बोलते हैं? ये मैंने दिया है नाम थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी क्यों दिया है भाई साहब, इसको बात समझो। मतलब इसको हम लोग अपील टू इग्नोरेंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे क्या होता है कि हम किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश की और उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए हमने बोल दिया कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे किसी ने बोला भगवान है, लेकिन आप बोला प्रूफ करके दिखाओ, बोला नहीं, प्रूफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए भगवान नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं एड इग्नोरेंस, जिसको हम लोग थेथरोलॉजी बोलते हैं, और इसका नाम है अपील टू इग्नोरेंस, है ना। क्या बोलते हैं? अपील टू इग्नोरेंस। उसके बाद है फॉल्स टाइप डायलेमा। फॉल्स डायलेमा मतलब होता है टू ऑप्शंस में वन एक्सेप्ट करोगे तो एक ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, ये है ना। इसका नाम है, इसको बोलते हैं फॉल्स डाइकोटोमी, ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी, आइदर पॉलिसी, फिर बोलते हैं बाइफर्केशन पॉलिसी। इतना सारा नाम है। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक को अनएक्सेप्ट किया तो दूसरे को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप बोला जाता है कि देखो, स्लिपरी स्लोप वैसा स्टेटमेंट को बोलते हैं जो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसके बाद का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो हवा पानी वाला स्टेटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता है कि अगर मैं तुमको गाड़ी सिखा दूंगा ना, तुम हवाई जहाज भी चलाना सीख लोगे और हवाई जहाज उड़ा के एक दिन सबको उड़ा दोगे, है ना। तो पहला, अगर मैं तुम्हें कार चलाना सिखा दूं, सॉरी ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला, अगर मैं तुम्हें कार चलाना सिखा दूं तो तुम हवाई जहाज भी चलाना जान जाओगे और फिर हवाई जहाज चला चला के तुम सबको उड़ाओगे। पॉसिबल है? आपको मैं कार चलाना सिखा दूं ये तो बात सही है, लेकिन उससे बेस पर आप हवाई जहाज कैसे चला लोगे? तो ये इसको बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग ना नॉनवेज खाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अगर तुम जिस तरह से नॉनवेज काट के खा रहे हो, खून खा रहे हो, है ना, तो उससे तो नुकसान होगा बॉडी का, यहाँ तो ठीक है। अब उसके बाद आप चल जाओगे यमराज के पास, तो आपको यमराज तलेगा, भुनेगा, खाएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट सही था, उसके बाद वाला स्टेटमेंट फ्रॉड, गलत। तो इसको बोलते हैं क्या? स्लिपरी स्लोप। उसके बाद है इसका नाम दूसरा क्या होगा? इसका नाम कोई दूसरा नहीं है। चलो अगर बात करें सर्कुलर आर्गुमेंट का, नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं पिटिशो प्रिंसिपल, बेगिंग द क्वेश्चंस, एज्यूम द इनिशियल। ये तीन नाम इसका है, हमेशा पूछा जाता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि जो आर्गुमेंट मैंने कहीं से शुरू किया, फिर वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं तक पहुंच गए। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं इसलिए, और उनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो दोनों बात क्या है? घूम फिर के वहीं पहुंच रहा है, ठीक है जी। चलो उसके बाद है हेस्टी जनरलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं जजमेंट विदाउट एविडेंस। मतलब जल्दबाजी में किसी स्टेटमेंट को विदाउट एविडेंस सपोर्ट कर देना। क्या करना? जल्दबाजी में किसी स्टेटमेंट को विदाउट एविडेंस सपोर्ट कर देना। जैसे स्टीरियोटाइप का अजम्पशन होता है ना, दो लड़के, अगर एक लड़का एक लड़की जा रहा है तो भाई साहब वो क्या दोस्त होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, भाई बहन भी हो सकता है नालायक, ऐसा वो वाला।
उसके बाद है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग बोलते हैं र्यूमर को, मतलब इसको कहा जाता है इग्नोरेटो एलांची। मतलब ये वो वाला स्टेटमेंट होता है जो मतलब कोई ऐसा बहुत दम नहीं रहता है बात में, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, उसमें उसको उससे उसकी वजह से डर जाता है। जैसे क्या बोल रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है बट वो ट्रूथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब सच्चाई और उस स्टेटमेंट का कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे थे ना जी सर, छोटे बच्चे को हम लोग जब देखते हो खा जाते हैं तरबूज का दाना या फिर बहुत सारे दाना खा जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें तरबूज उग जाएगा। कोई रियलिटी से कोई उसका लेना देना है नहीं सर, कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग। उसके बाद है टोक्यो फैलेसी। टोक्यो फैलेसी क्या होता है भैया, यू टू, तुम भी तो, मतलब इसका मतलब होता है जैसे आप बड़े भाई हैं और आप खुद शराब पी रहे हो, छोटा भाई पी रहे हो तो उसको रोक रहे हो, कह रहे हो तुम नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए, गलत बात है। वो तो कहेगा ना आपने खुद पी रहा है, मेरे को रोका हुआ है, तो इसलिए तुम भी तो करते थे, तुम भी अपने टाइम में किया, मुझे भी करने दो, ठीक है। तो ये बात सही है। जैसे और एक और एग्जांपल क्या है, पापा मम्मा की लव मैरिज हुई, ठीक है, पापा रोक रहे हैं बेटा मत कर मत कर, मैं फंस चुका हूं मत कर, बेटा बोल रहा है आप खुद किए ना, हमको भी करने दीजिए, पापा कर ले हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या, तो उसको बोलते हैं यू टू मतलब टोटोको फैलेसी, है ना। उसके बाद है कॉजल फैलेसी। कॉजल फैलेसी होता है नॉट द कॉज फॉर ए कॉज, मतलब जैसे आप इसमें क्या होता है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी मैं सोने जाता हूं ना सूरज डूब जाता है, तो इसीलिए मेरे सोने की वजह से सूरज डूबता है, ठीक है। जैसे किसी इंसान का नाम सत्य है तो वो क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि वो सत्य हमेशा एकदम सच सच बोलता होगा। तो ये बात जो नॉट द कॉज फॉर अ कॉज, किसी कॉज के लिए किसी कॉज का होना जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं कॉजल फैलेसी। उसके बाद है फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। पता है बोलता है संक कॉस्ट उसको बोलता है जो कॉस्ट कभी रिकवर नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एक बात ध्यान में समझो, मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है महाभारत में, द्रौपदी हरण जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, सिर्फ कुछ बचाने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ हार दिया था। उसी तरह से जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई और अभी भी तुम गिफ्ट भेज रहे हो हैं वो वाला, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उससे क्या, क्यों उस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया उससे आ जाए, ठीक है, ऑलरेडी बहुत पैसा लगा हुआ है इस वजह से, तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। उसके बाद है अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, मतलब इसको बोलते हैं बिना फीस के वकील बनना। जैसे सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान कहे जाते हैं, लेकिन अगर वो बोले कि भैया आओ तुमको सारे गाँव पौधे से बताएंगे, मतलब म्यूजिक सिखाएंगे, तो गलत। इसी तरह से अरमान मलिक आ जाए और वो बोले यार चलो क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं तुमको, ठीक है, तो एक्सपर्ट नहीं है फिर भी उसकी एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। बात समझ में आया जी सर। उसके बाद है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन या एम्बिग्युइटी, इसको बोलते हैं डबल मीनिंग। डबल मीनिंग मतलब अगर जैसे पजल्ड बातें होती हैं बहुत सारा, ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी को अर्ली रिटायरमेंट में, किसी को जल्दी जॉब से निकालना है तो बोल दो अर्ली रिटायरमेंट दे दे रहे हैं, है ना, बात खत्म। कह रहा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये वाला बात होता है ना, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है, ऐसा उलझा उलझा बात इसमें आएगा। उसके बाद है अपील टू पिटी। इसको अनवांटेड से अपील टू पिटी का मतलब होता है, इसको गैलीलियो आर्गुमेंट भी कहा जाता है, फैलेसी ऑफ रिलेवेंस आर्गुमेंटम या आर्गुमेंटम एड वेरिकुंडियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका 3 नाम है। इसको बोलते हैं अनवांटेड सिंपैथी देना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब कोई इतनी बड़ी बात है नहीं लेकिन फिर भी जैसे कोई मान लो कि कोई थोड़ा हैंडीकैप्ड है और वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, और वो कुछ ने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लिया, लोग उसको क्या बोलेंगे, बताओ हैंडीकैप होके इतना कर लिया, अरे भाई वो मेहनत किया सब कुछ किया, सेम है, हैंडीकैप तो क्या हुआ। तो उस इस तरीके की अगर कोई फीलिंग्स बताता है तो उसको बोलते हैं अपील टू पीटी, मतलब या फिर आर्गुमेंटम एड वेरिकुंडियम, ठीक है, अनवांटेड सिंपैथी। उसके बाद है बैंड वैगन फैलेसी, मतलब बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं इसको, एड पॉपुलम भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं भेड़ चाल, मतलब एक यहाँ जा रहा है सब उसके पीछे जा रहे हैं, है ना, तो मतलब जैसे सब मानते हैं कि भाई परियां होती है तो तुम भी मान लो, सब जा रहे हैं और तो हम भी चले चलते, ये वाला इसको बोलते हैं बैंड वैगन फैलेसी, एड पॉपुलम। उसके बाद है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स होता है जबरदस्ती मनवाना, लगा दिया पिस्तौल, बोला है मान नहीं तो नहीं सब छोड़ेंगे, उसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड बाल्कम। इसका दूसरा नाम है क्या है, आर्गुमेंटम एड बाल्कम, जबरदस्ती मनवा लेना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आता है, इसको इग्नोर किया तो आपको ये हो जाएगा, मैं तो जबरदस्ती इग्नोर कर देता हूँ, हाँ ये बात है, अगर तुमने इसे लाइक नहीं किया तो तुम्हें बुरी न्यूज मिलेगी, ऐसा कुछ होता है ना, इसको बोलते हैं अपील टू फोर्स। उसके बाद है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन, डिक्टो सिंप्लीफायर एंड डिक्टेटम सेक्यूरम क्विड, ये 3 नाम है इसका। मतलब यहाँ क्या होता है जब आप किसी रूल पे भरोसा करते हो ना
तो अगर उसका कोई एक्सेप्शन है तो आपको उस पर भी भरोसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारी पक्षियां उड़ती है बोलते हैं ना, लेकिन पेंगुइन एक पक्षी है जो उड़ती नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया सारी पक्षियां उड़ती है, तो उसके एक्सेप्शन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि भाई पेंगुइन भी उड़ता है, तो एक्सेप्शन पे भरोसा किया ना। जब हमने सारी पक्षियों पे भरोसा किया कि सारी पक्षियों में पेंगुइन भी आता है, लेकिन पेंगुइन उड़ता नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे पक्षियां उड़ रही है, सारे पक्षियां उड़ रही है, मतलब आपने ये कह दिया कि भैया एक्सेप्शन को भी आपने साथ में ले लिए। ठीक है, तो इसीलिए फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब हुआ कि जब आप किसी रूल पे भरोसा करते हो तो उसके एक्सेप्शन को भी साथ में लेके चलते हो। उसी तरह से फैलेसी ऑफ डिवीजन, जिसको हम फॉल्टी डिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, हम ऐसा मान लेते हैं जो पूरे के लिए सही है वो पार्ट्स के लिए भी सही है ना, जो पूरे के लिए सही है वो पार्ट्स के लिए भी सही है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि पूरा कार ब्लू है तो उसका इंजन भी ब्लू होगा। अगर हम कहते हैं कि मान लो किसी की फैमिली वियर्ड है, ये बेस्ट एग्जांपल है फैलेसी ऑफ डिडक्शन या डिवीजन का, कि अगर किसी की पूरी की फैमिली खराब है तो भैया आप भी वियर्ड ही होगे, आप भी खराब ही होगे, ये बात गलत है, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिडक्शन। उसके बाद है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको बोला गया मोडो होक जस्ट दिस। क्या बोला गया, मोडो होक जस्ट दिस। पार्ट टू होल की बात करेगी। पार्ट टू होल मतलब भाई साहब छोटा से बड़ा की बात करेगी, है ना। यहां बोला कि यहां टीम का हर प्लेयर सुपरस्टार है और ग्रेट प्लेयर है, इसलिए टीम बेस्ट है। मतलब एक एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिकेशन को बढ़िया बताया गया और उस बेस पर होल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना, उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। उसके बाद है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब इसको दूसरा नाम प्लूरियम इनटू गेटिनम बोलते हैं और फैलेसी ऑफ प्रीसपोजिशन कहा जाता है। यहां हम ऐसा सवाल पूछते हैं जहां आप हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। जैसे हैव यू स्टॉप योर बीटिंग योर वाइफ, क्या आपने अपनी वाइफ को पीटना बंद कर दिया। इसका मतलब अगर आपने बोला हाँ तो इसका मतलब पहले पीटते थे, और अगर ना तो इसका मतलब हैव यू स्टॉप योर बीटिंग, क्या आपने आप पीटना बंद कर दिया ना, तो भैया अभी पीट रहे हो इसका मतलब। तो ये दोनों ये फंसाने वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो ये था आपका सारा का सारा आपका लॉजिकल रीजनिंग। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई तो शेयर करना यार ज्यादा से ज्यादा लोग का, लाइक और सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।